अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाहिद आराइन, लेक्चर इन फिज़िक्स। हम पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं और आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन। पिछले चैप्टर तक हमने जो भी पढ़ा दैट वाज कंसर्न्ड विद द लीनियर मोशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, जिसमें किसी बॉडी पर फोर्स लगती है, वो बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, बॉडी को हम ऊपर फेंक रहे हैं स्ट्रेट पाथ में, वो नीचे आ रही है। सो ये चीज़ें कंसर्न्ड हैं 1 डायमेंशन से। लेकिन हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो सिर्फ 1 डायमेंशनल एंटिटीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है, उसमें 2 डायमेंशंस भी हैं और 3 डायमेंशंस भी हैं। सो जैसे कि अगर हमारे पास कोई रस्सी हो, उसमें किसी पत्थर को बांध के अगर हम ऐसे घुमाएं तो इसका ये मोशन, पंखा अगर हम ऑब्ज़र्व करें, पंखे के साथ अटैच्ड कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, इसका ये मोशन ये सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं है, ये मोशन अपने साथ 2 किस्म की डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट रखता है, अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्सिस की बात करें या फिर अलोंग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, या फिर जेड और एक्स एक्सिस, जो भी आप एक्सिस कंसीडर करें 2 डायमेंशंस के लिए। मोशन इन 2 डायमेंशन के हमारे कोर्स में 2 खास बड़े हिस्से हैं, एक है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं पहले, और फिर हम आएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ। सो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने से पहले हमें टर्म प्रोजेक्ट की प्रॉपर मीनिंग आनी चाहिए कि प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्टाइल निकला है प्रोजेक्ट से, टू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट से क्या मुराद होता है ये हमें पहले पता होना चाहिए, फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को भी डिस्कस कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या होता है, गौर करें। जब हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रहे थे वेक्टर्स के रेजोल्यूशन, तो हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर दी अदर, या प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस एंड प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। प्रोजेक्शन को हम डिफाइन कुछ ऐसे करते हैं कि किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के ऊपर गिरना, किसी एक चीज़ को थ्रो किया जाए, उसका किसी दूसरी सरफेस पर किसी दूसरी चीज़ पर गिरना, इस प्रोसेस को प्रोजेक्शन कहते हैं। और बॉडी जिसको फेंका जा रहा है उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहा जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल को अगर डिफाइन करें तो हम ऐसे करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी जाए, जिसके नतीजे में वो एट ए टाइम 2 डायरेक्शंस में मूव करे, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहा जाएगा, और उसके मोशन को क्या कहा जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा। इज इट राइट? और डिफाइन कर लेते हैं इसको, an object that is given some initial velocity as a result it follows a path that depends upon gravitational pull and air friction is called projectile, and its motion is called projectile motion। या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट that is given some initial velocity
which as a result moves in two directions, that may be x and y simultaneously, is called projectile, and motion associated with it is called projectile motion. ठीक है, अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल्स क्या हैं? बहुत ही आसान सी एग्जाम्पल हैं. फॉर सपोज मैं आप में से किसी बच्चे को ये कैच करवाऊँ, आप नहीं कैच कर पाएंगे क्योंकि आप तो वीडियो देख रहे हैं, ये आप कैच नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन अगर इस रूम में बैठा हुआ कोई बंदा या जो वीडियो रिकॉर्डर है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसको मैं ये कैच करवाऊँ तो मैं उसकी तरफ इसे थ्रो करूँगा. मैं इसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी दूंगा जिसके नतीजे में ये कुछ ऊपर की तरफ भी जाएगा और कुछ आगे भी बढ़ेगा. तो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ये दो डायरेक्शंस में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट. तो इसके मोशन को क्या कहा जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन. ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा? प्रोजेक्टाइल. ओके, याद रहे कि प्रोजेक्टाइल को सेल्फ ड्राइविंग पावर नहीं होती. अ प्रोजेक्टाइल नेवर हैज इट्स ओन सेल्फ ड्राइविंग पावर. अ प्रोजेक्टाइल never has its own driving power. प्रोजेक्टाइल खुद को खुद नहीं चला सकता. उसको आपने फेंका, वो आप पर डिपेंड करेगा. आपने कितनी फोर्स लगाई, किस वेलोसिटी से फेंका, आप पर डिपेंड करेगा, फेंकने वाले पर डिपेंड करेगा. वो खुद नहीं उड़ सकता. ऐसे नहीं है जैसे कोई परिंदा जिसको हम फेंक रहे हैं, आपने उसको फेंक दिया, अगर वो जिंदा है तो वो उड़ना शुरू कर देगा. ठीक है, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा. वो प्रोजेक्टाइल नहीं हुआ. हाँ, अगर वही परिंदा मरा हुआ है तो आप उसको फेंक रहे हैं जिसको खुद को सेल्फ ड्राइविंग पावर नहीं है, तो वो प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा. सपोज करें कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी के पास बॉल आई, उसने सिक्सर हिट किया. वो उसका हिटिंग जो है, वो बॉल जो फ्लाई कर रही है वो प्रोजेक्टाइल होगा. ठीक है, उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा. कोई फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को किक करता है तो फुटबॉल का जो उड़ना है ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है. जब आप पौधों को पानी दे रहे होते हैं, पाइप को आगे से हल्का सा प्रेस करके अगर आप उसको पानी देते हैं पौधों को, तो पानी उड़ता हुआ आगे जाता है, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है. ठीक है, इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं जस्ट लाइक मंकीज, वो एक ट्री से दूसरे ट्री पर जंप करते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि वो जंप करने के बाद अपने आप को कंट्रोल करें. नो, वो फिर अल्लाह के हवाले होते हैं. जहाँ भी गिरे दूसरे ट्री पर वो एम्ड होते हैं कि वहाँ जाकर गिरे. उनका मोशन भी सेल्फ ड्राइविंग नहीं होता, उनका मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है. इज इट राइट? तो ऐसी हजारों एग्जाम्पल्स हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में. आपने कभी वेल्डिंग करते हुए किसी को देखा होगा, वेल्डिंग के फ्लेयर्स उड़ा करते हैं. वो वेल्डिंग के फ्लेयर्स उड़ना वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल है. इसी तरह आपके घर पे लगी हुई आपके घर की छत पे लगी हुई पानी की टैंकी जब ओवरफ्लो होती है तो पाइप से पानी बाहर की तरफ निकलता है. वो चाहे ऊपर नहीं जाता लेकिन आगे भी बढ़ता है और वर्टिकली डाउनवर्ड भी मूव करता है. सो उसका मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ. इसी तरह अगर आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं, आपने चाय बनाई, आप बहुत अच्छे सिटीजन नहीं है, आपने चाय का डब्बा खिड़की से बाहर की तरफ फेंक दिया. ओके, सो उस डब्बे का मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा. एथलीट्स जंप करते हैं, उनका जंप करना भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही है. सो प्रोजेक्टाइल मोशन की हजारों एग्जाम्पल्स हैं हमारी जिंदगी में. ठीक है, उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहां पर नोट डाउन कर देता हूं, आप भी नोट कर लीजिएगा. बहुत सारी नहीं, जस्ट कुछ लिखूंगा. Jumping of animals.
फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री, राइट। नंबर 2, आप कोई मार्टर शेल किसी लॉन्चर में डाल के फेंकते हैं, उसका मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा। अ शेल शॉट फ्रॉम अ गन, फुटबॉल kicked by a player, welding flares, etc. राइट। अब आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ खास हिस्से हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। याद रहे कि प्रोजेक्टाइल जो भी पाथ फॉलो करता है, फॉर सपोज आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इसे फेंका हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए, ये कोई ऐसी पाथ फॉलो करेगा और नीचे जाकर गिरेगा, राइट। तो ये जो पाथ कोई प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है, इसे ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। दी पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड व्हाट? इट्स ट्रेजेक्ट्री। वो पाथ जो कोई प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसे क्या कहा जाता है? उसकी ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन को सिंपलर बनाने के लिए कुछ अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशंस भी आपने याद रखनी है। अजम्पशंस टू मेक प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपलर। हमारे कोर्स में दी गई 3 assumptions हैं। वेरी फर्स्ट assumption, acceleration is only along vertical. Acceleration is only along vertical, that is acceleration due to gravity. And that acceleration due to gravity is always directed vertically downward, which is always directed vertically downwards. Is it right? Number 2 असल में पहले आना चाहिए था, उसके बाद नंबर 1 आना चाहिए था, लेकिन हमारी बुक में सीक्वेंस कुछ इस तरह से है तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। एयर फ्रैक्शन इज नेग्लेक्टेड थ्रू आउट द मोशन। एंड नंबर 3, motion of earth does not affect the projectile motion. अर्थ के 2 मोशन होते हैं, याद रखिएगा, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन। तो अर्थ का जो भी मोशन है, स्पिन या ऑर्बिटल, वो प्रोजेक्टाइल मोशन को अफेक्ट नहीं करता। ओके जी, अब यहाँ पर सवाल पैदा होते हैं, कुछ बेसिक सीखने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, थ्योरेटिकली, फिर आगे काम बहुत ज़्यादा आसान है। तो जो पहला अजम्पशन है उसकी वजह क्या है? हम कहेंगे उसकी वजह है ये दूसरा अजम्पशन, एक्सेलरेशन इज ओनली अलॉन्ग वर्टिकल। सवाल पैदा हो सकता है व्हाई एक्सेलरेशन इज नॉट अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। तो आपका जवाब होना चाहिए कि वी हैव डन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड वी हैव स्टडीड इन इट that acceleration is because of force. Acceleration is produced because of force, and if we are saying over here that acceleration is only along vertical, it means there acts no force along the horizontal. ठीक है,
एक्सेलरेशन जब हम कह रहे हैं कि सिर्फ वर्टिकल के अलॉन्ग है, इसका मतलब कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट नहीं करती। क्या वाकई ऐसा है? जी ऐसा ही है। फोर्स हॉरिजॉन्टली एक एक्ट कर रही थी, जिसे हमने सेकंड अजम्पशन में 0 अज्यूम कर लिया, जिसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अगर इसको काउंट करते, इसको हम अपने हिसाब किताब में लाते, तो हॉरिजॉन्टली भी एक्सेलरेशन होती। लेकिन चूंकि हॉरिजॉन्टल लगने वाली जो फोर्स है, फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन, उसको हम ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर चुके हैं, इसी वजह से कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। और अगर फोर्स नहीं है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक्सेलरेशन भी नहीं है। किस एक्सिस पर? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। तो फिर वर्टिकल एक्सिस पर क्या कोई फोर्स है? जी हां। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल के अलॉन्ग एक्सेलरेशन है, और उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। और चैप्टर नंबर 3 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड हुआ करती है। इट इज डायरेक्टेड ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट। सो ये 3 अजम्पशंस आपने याद रखने हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इन 3 अजम्पशंस से आसान हो जाया करता है। प्लीज आप इसको एक बार गौर से देख लें, नोट कर लें, तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखने की हैं। आई एम गोइंग टू इरेज इट, प्लीज कंसंट्रेट। राइट। और आपने क्या याद रखना है? प्रोजेक्टाइल मोशन को आसान करने के लिए मोशन इन अ प्लेन 2 डायमेंशंस, राइट। प्लेन 2 डायमेंशंस का होता है, स्पेस 3 डायमेंशन का होता है, एक एक्सिस 1 डायमेंशन का होता है, राइट। सो मोशन इन अ प्लेन कंसीडर कर लेते हैं, और अक्सर करके एक वर्टिकल प्लेन कंसीडर किया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। वर्टिकल प्लेन से मतलब यह हुआ कि आप कुछ ऐसा प्लेन कंसीडर करेंगे जिसके 2 एक्सिस होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस का नाम दे दिया जाएगा और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस का नाम दिया जाएगा। जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। इज इट राइट? सो इसके लिए क्या क्या चीजें कंसीडर की जाएंगी? मोशन इन अ प्लेन, मैं डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, जस्ट पॉइंट्स लिख रहा हूं। मोशन इन अ प्लेन, कौन सा प्लेन? वर्टिकल प्लेन, जिसके 2 कंपोनेंट्स हों, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस चूज कर लिया जाएगा और वर्टिकल के लिए वाई एक्सिस चूज कर लिया जाएगा। इज इट राइट? वो पॉइंट जहां पर ये दोनों एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, राइट। वो पॉइंट जहां पर ये दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करें, इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? ओरिजिन। अक्सर करके ओ से या 0 से जाहिर करते हैं। ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से अप पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ओरिजिन से डाउन नेगेटिव वाई एक्सिस। एम आई राइट? ये चीजें आपने याद रखनी है। अब गौर करें, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसीडर कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड्स होती है, राइट। इसी वजह से चूंकि ये हमेशा डाउनवर्ड्स है और डाउनवर्ड में क्या है? नेगेटिव वाई एक्सिस, इसीलिए थियोरेटिकली थ्रू आउट द चैप्टर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव लिखा जाएगा। ओके, ये चीजें आपने याद रखनी हैं। उसके बाद फिर कहा गया है कि बोथ दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। याद रखिएगा, ये खास पॉइंट है। बोथ दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल component of motion are independent। ये हम कैसे कह रहे हैं? क्योंकि
एक्सेलरेशन अलोंग दी वर्टिकल है, तो वर्टिकल क्या हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेटेड है, क्या, एक्सेलरेटेड। और अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉन एक्सेलरेटेड है। अब ये एक दूसरे पर डिपेंड क्यों नहीं करते, हमें पता है कि एक कंपोनेंट एक्सेलरेटेड है, दूसरा नॉन एक्सेलरेटेड है। अगर ये एक दूसरे पर डिपेंड करते होते तो y कंपोनेंट की एक्सेलरेशन x कंपोनेंट में इंड्यूस हो जाती, y कंपोनेंट x कंपोनेंट को भी एक्सेलरेटेड कर देता, वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल को भी एक्सेलरेटेड कर देता, अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पर डिपेंड करता होता। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डिपेंड करता होता तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट को भी नॉन एक्सेलरेटेड कर देता। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए ये इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं। इसकी एग्जांपल्स मैं आगे कुछ ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज इसे कैप्चर कर लें। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। आते हैं इन एग्जांपल्स की तरफ कि कैसे, मैं एलिब्रेट करने की कोशिश करता हूं कि कैसे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। सपोज करें कि आपके पास किसी हाइट पर कोई बंदा खड़ा हुआ है और वो किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करता है, तो वो ऑब्जेक्ट ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करता हुआ नीचे आएगा। Am I right? ओके, इस ऑब्जेक्ट को कुछ टाइम लगा और वो टाइम कितना होगा, t इज इक्वल्स टू √2h अपॉन g। ओके, अब उसी हाइट पर दूसरा कोई ऑब्जर्वर है, वो सेम ऑब्जेक्ट को क्या करे कि हॉरिजॉन्टली किसी वेलोसिटी से फेंके, उसको कुछ हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वेलोसिटी दे, तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसी पाथ फॉलो करता हुआ आगे बढ़ेगा। एम आई राइट? और फाइनली जाकर ग्राउंड पर गिरेगा। सो कॉमन सेंस कहता है कि हो सकता है इससे ज्यादा टाइम लगा हो नीचे आने में, इससे कम टाइम, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट दोनों सेम हाइट h से थ्रो किए गए हैं तो इस ऑब्जेक्ट को भी यहां तक आने में उतना ही टाइम लगेगा, दैट इज t इज इक्वल्स टू 2h अपॉन g होल अंडर रूट। ओके, तो यहां से पता चला कि वर्टिकल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन दिया, लेकिन वर्टिकल मोशन में बॉडी को ऊपर से उतनी ही हाइट नीचे आने में उतना ही टाइम लगा। यहां से पता चलता है कि वर्टिकल मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन पे डिपेंड नहीं करता। हॉरिजॉन्टल मोशन है या नहीं है, वर्टिकली उसे मूव करने में उतना ही टाइम लगा। ओके, तो ये शो कर रहा है कि वर्टिकल मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मोशन। अब आ जाते हैं कि क्या हॉरिजॉन्टल मोशन भी वर्टिकल मोशन पर डिपेंड करता है या नहीं करता। गौर कीजिएगा, आपके पास आप किसी हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देख रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी इस डायरेक्शन में, किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से v0x से। अब अगर ये हेलीकॉप्टर वाला कोई पैकेज ड्रॉप करता है, राइट, तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये पैकेज स्ट्रेट डाउनवर्ड नहीं आएगा। अगर ये रुका हुआ है फिर ड्रॉप करे तो ये स्ट्रेट डाउन आएगा, लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो ये देखेगा कि पैकेज स्ट्रेट डाउन नहीं आएगा, लेकिन पैकेज कुछ ऐसी पाथ फॉलो करेगा कि जब ये यहां पर है तो पैकेज इसके एग्जैक्ट नीचे है, और जैसे हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा तब भी पैकेज जो है वो इसके नीचे ही होगा। ओके, जब ये हेलीकॉप्टर और आगे बढ़ा तो तब पैकेज तब भी इसके नीचे ही होगा। ओके, और जब ये हेलीकॉप्टर और आगे बढ़ा तब भी ये पैकेज उसी सेम पोजीशन पर उसे नजर आएगा उसके नीचे।
तो पैकेज ने क्या किया, कोई ऐसी पाथ फॉलो की। ओके, तो यहां पर ये हमें नजर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट, ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है ये वर्टिकल पर डिपेंड नहीं करता। वर्टिकल होता या ना होता, हॉरिजॉन्टल मोशन यही है। इज इट राइट? ओके, इसी चीज को और ज्यादा समझाने के लिए हमारे पास यहां पर भी एक एग्जांपल है कि किसी स्केटिंग बोर्ड पर कोई बंदा स्केटिंग कर रहा है और उसके सामने कोई रुकावट आ गई जिसके नीचे से वो नहीं गुजर सकता। इसको और मैं नीचे कर देता हूं, राइट। इसके नीचे से वो नहीं गुजर सकता, उसका ये स्केट बोर्ड तो गुजर सकता है लेकिन वो नहीं गुजर सकता। तो आपने देखा भी होगा कई जगह पर, कई वीडियोस में, कि वो स्केटिंग करने वाला बंदा जंप करता है और जंप करने के बाद फिर से वो उसी पर गिरता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि उसने वर्टिकल मोशन खुद को दिया, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन पे किसी भी किस्म का असर नहीं हुआ। हॉरिजॉन्टल मोशन सेम रहा। जितना हॉरिजॉन्टल मोशन इस स्कैटर बोर्ड का था उतना ही हॉरिजॉन्टल मोशन इस बंदे का भी हुआ। तो यहां से पता चल रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वर्टिकल पर डिपेंड नहीं करता। यहां पर हमने देखा कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पर डिपेंड नहीं करता, और यहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन जो है ये वर्टिकल पर डिपेंड नहीं करता। याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की ही ये एग्जांपल्स हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन को ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करती हैं।